Hello everyone, this is Fatima Kalabai. Welcome to my channel Elite Edge. So let's start. बच्चा आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ग्रेड 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 जो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। कुछ बुक्स में से इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस भी दिया गया है नाम, बट चैप्टर आपका सेम है, सो डोंट वरी। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, ये जो चैप्टर है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो सेक्शन 1 है वो आपका है हिस्ट्री बिजनेस की, ट्रेड की, कॉमर्स की, एंशियंट इंडिया में की हिस्ट्री क्या रही वो है। और जो सेक्शन 2 है वो डील करता है बिजनेस के कॉन्सेप्ट, नेचर और पर्पस से। तो दोनों ही सेक्शन हम डिटेल में करते चलेंगे। लेट्स बिगिन विद द सेक्शन नंबर 1 विच इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारा इंडिया, ये किससे घिरा हुआ है? तो नदर्न बॉर्डर्स जो है वो हमारी हिमालय से कवर्ड है। ठीक है, और जो सदर्न बॉर्डर है ये सी रूट से, ये सी से करेक्ट कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन अगर ट्रेड और कॉमर्स की बात की जाए तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट रूट्स रहे हमारे। एक तो था आपका सिल्क रूट, ठीक है, और दूसरा रहा हमारा स्पाइस रूट या मेरीटाइन रूट। ठीक है, अब सिल्क रूट क्या है? देखो, सिल्क कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? सिल्क हम सब जानते हैं कि सिल्क इन्वेंट हुआ था चाइना से। ठीक है, आप तो वो स्टोरी सुन रखी होगी कि चाइना के एम्परर थे जिन्होंने जिनकी चाय में सिल्क का कीड़ा गिरा और उससे वो धागा निकला और इस तरह से सिल्क इन्वेंट हुआ। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, बट कुछ इसी तरह से इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो सिल्क रूट, क्योंकि अब सिल्क काफी शाइनी और काफी अच्छा फाइबर था, तो इसलिए इसकी जो डिमांड थी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई और स्पेशली एलिट क्लासेस में। तो सिल्क ट्रांसपोर्ट होने लग गया चाइना से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसी तरह से जो रूट फॉलो होता था उस रूट का नाम पड़ा सिल्क रूट। ठीक है, तो ये तो था सिल्क रूट जो कनेक्ट करता था इंडिया को फॉरेन कंट्री से थ्रू रोड नेटवर्क। ठीक है, ये पूरा सारा रोड का नेटवर्क है जो रोड नेटवर्क से सिल्क रूट पूरा कनेक्ट करता है इंडिया को दूसरी कंट्री से वर्ल्ड की। तो ये जो रेड में देख रहे हो वो पूरा आपका सिल्क रूट हो गया। और दूसरा कौन सा है? मैरीटाइम रूट। मैरीटाइम रूट मीन्स जो रूट लिंक करता है ईस्ट पार्ट और वेस्टर्न पार्ट को इंडिया के सी रूट से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मैरीटाइम रूट या स्पाइस रूट। अब देखो, स्पाइस रूट कैसे नाम पड़ा? तो स्पाइस, क्योंकि यहाँ से स्पाइसेस बहुत ज्यादा ट्रेड होती थी, इसलिए इसका नाम स्पाइसेस पड़ गया, स्पाइस रूट पड़ गया। जैसे आप जानते हो कि इंडियन स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस थे वर्ल्ड में, स्पेशली कार्डमम और सिनेमम है। ये सारे स्पाइसेस जो थे, वो ब्लैक पेपर था, ये स्पाइसेस वर्ल्ड में काफी बड़ी डिमांड रहती थी इसकी, तो इसलिए बस जो आइटम ट्रेड ज्यादा होता था उसी से उसका नाम पड़ गया स्पाइस रूट। तो ये तो थे हमारे दो इम्पोर्टेंट सी रूट, सॉरी दो इम्पोर्टेंट नेटवर्क, रोड, एक रोड का और एक सी नेटवर्क, जो विच हेल्प अवर एस्टेब्लिशिंग कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, इससे कमर्शियल इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट हुए इंडिया और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, और पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट भी हुए इंडिया एंड फॉरेन किंगडम्स के। नेबरिंग कंट्रीज उस समय कंट्रीज तो नहीं हुआ करती थी, बट किंगडम्स हुआ करते थे। ठीक है, तो फॉरेन किंगडम्स, फॉरेन एम्पायर्स के साथ में काफी अच्छे कॉन्टेक्ट थे हमारे विद विद द हेल्प ऑफ दिस टू रूट्स। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स जो थे ना वो इसी दो रूट का यूज करते थे इंडिया में आने के लिए, इसलिए ये दोनों रूट काफी इंपॉर्टेंट रूट्स थे इंडिया को कनेक्ट करने के लिए फॉरेन एम्पायर्स, फॉरेन किंगडम्स के साथ। अब ये रूट बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे, तो इससे काफी अच्छा ट्रेड होता था इंडिया में, और काफी वेल्थ भी इंडिया ने अर्न किया विद द हेल्प ऑफ दिस टू रूट्स। अब ये जो वेल्थ अर्न हुआ, इससे ट्रेड, जो चीफ किंगडम्स थे इंडिया के और ट्रेड सेंटर्स थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट थे, सब फ्लरिश हुए। ठीक है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड भी काफी डेवलप हुआ इंडिया में। इंडिया का डोमेस्टिक ट्रेड मतलब विद इन द इंडिया जो ट्रेड था वो भी काफी अच्छा डेवलप हो गया, और जो इंटरनेशनल ट्रेड था इंडियन, वो भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। चलिए बढ़ते आगे। अब ये दो रूट हमें कैसे पता चला कि ये ट्रेड वेड डेवलप हुआ? देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले थे जो ये बताते कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ट्रेड रिलेशन थे वो किसके साथ थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ थे। जैसे हमें हड़प्पन सेल मिली यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, और कुछ हुंडीज वगैरह मिली जो ये बताते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था वो काफी अच्छा डेवलप था। हड़प्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में काफी अच्छा ट्रेड होता था, और इसी वजह से जो ये पीरियड था वो काफी सब्सटेंशियल
कमर्शियल एक्टिविटी देखी गई यहाँ पे, और अर्बन डेवलपमेंट भी देखे गए। ठीक है, सिटीज वगैरह डेवलप हुई इसी टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई जो इंडिया की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और ये थी हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है। चलते नेक्स्ट में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इंडिजिनियस। देखो ये तो देखा हमने कि किस तरह से ट्रेड डेवलप हुआ। अब जैसे जैसे ट्रेड डेवलप होगा तो बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। ठीक है, पहले लोग ट्रेड कैसे करते थे? पहले जो ट्रेड होता था वो होता था हमारा बार्टर सिस्टम में। ठीक है, पहले ट्रेड किया कैसे किया जाता था? तो हमारा जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था। सॉरी, मैं इसको अच्छे से लिख तो नहीं पा रही हूँ। हाँ, बट ये था हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो था बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था। मतलब कमोडिटी वाज एक्सचेंज विद कमोडिटीज, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करना था। ठीक है, अगर मुझे गेहूं चाहिए तो मेरे पास वीट है, तो मैं भी सॉरी मेरे पास राइस है तो मैं राइस देके गेहूं ले लूंगी। इस तरह से एक्सचेंज किया जाता था। बट स्लोली स्लोली जैसे जैसे ट्रेड डेवलप हुआ, ठीक है, जैसे हमारा बिजनेस बढ़ा, ट्रेड कॉमर्स डेवलप हुआ, तो हम एक नीड हुई कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले क्या यूज हुआ? तो यहाँ पे यूज होने लगे कॉइन्स। ठीक है, मेटल कॉइन्स यूज हुए, गोल्ड सिल्वर कॉपर इस तरह से कॉइन्स यूज होने लगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल कैम टू बी यूज एज अ मनी। ठीक है, इसको एज अ मनी यूज करने लगे। इकोनॉमिक लाइफ में इकोनॉमिक पीपल की इकोनॉमिक लाइफ काफी प्रोग्रेस देखा गया। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो ड्यूरेबल है, डिविजिबल है। ठीक है, अगर कमोडिटीज कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं तो आप बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, उसकी स्टोर वैल्यू नहीं होती है। बट आपके पास गोल्ड है सिल्वर है तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हुई ड्यू टू योर यूज ऑफ मेटल कॉइन्स। ठीक है, पहले इस तरह से कुछ सिक्के उक्के हमारे यहाँ चलते थे, गोल्ड सिल्वर, फिर उसके बाद इस तरह से कॉइन्स आए आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसके साथ में जब जैसे जैसे ट्रेड और बढ़ा तो हमने क्या देखा कि देखो अब इसके साथ में और क्या दिखा कि डॉक्यूमेंट्स जैसे हुंडी चिट्ठी ये भी काफी ज्यादा यूज होने लग गए क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। किसके लिए? ये एक हुंडी का पिक्चर है। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता था? क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता था। जैसे ये क्या होता है, जैसे अगर एक ट्रेडर एक बिजनेसमैन किसी से गुड्स लेता है और वो बोलते हैं कि यार मैं पैसा आपको बाद में दे दूंगा। तो अब बाद में दूंगे, आप सिर्फ बोलने से तो कुछ होता नहीं है, तो आपको लिख के देना पड़ेगा ना, मैं पैसे आपको बाद में दूंगे। तो इट्स लाइक वही होता था, एक प्रॉमिसरी नोट होता था। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आपको दिख रहा है ये, तो प्रॉमिस टू पे। ठीक है, प्रॉमिस किया जाता है कि मैं आपको ये पैसे पे कर दूंगा ऑर्डर ऑफ सम, जो 2500 का एक हुंडी है ये। तो प्रॉमिस टू पे, एक प्रॉमिस किया जाता है कि मैं आपके पैसे इतने समय में वापस दे दूंगा, या एक क्रेडिट नोट होता था एक तरह से बेसिकली। आज जो हम इसको एज ए यूज करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अकाउंट्स में आपको आएगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी कोई उधार में क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है, और प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं इसको। तो हुंडीज भी इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स हुआ करते थे। हुंडी या चिट्ठी, चिट्ठी लिख के दे दिया कि मैंने आपको पैसे इतने समय में वापस कर दूंगा, या इस जो ट्रांजेक्शन हुआ या ट्रेड के जो पैसे मुझे देने हैं आपको, मैं इतने समय में आपको दे दूंगा। ठीक है, हुंडी इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था किसके बीच में? किस किस का कॉन्ट्रैक्ट था? पहला था एक वारंटी थी पेमेंट की। ठीक है, वारंट द पेमेंट, पेमेंट के लिए एक वारंटी थी, प्रॉमिस थी अनकंडीशनल। ठीक है, विच इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल क्यों? क्योंकि किसी भी समय दे सकते थे वो, इसलिए अनकंडीशनल थी। अब दूसरी चीज, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर वैलिड बाय वैलिड नेगोशिएशन। ये ट्रांसफर भी किया जा सकता था और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, किसी और को भी आप दे सकते हो। नेगोशिएबल क्या? आपको किसी और से पैसे लेना है तो आप उसको दे दो और वो उससे पैसे ले लेगा। इस तरह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। देखो अब जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुई, इंडिजिनियस बैंकिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि लोकल बैंकिंग। तो पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल। जो लोकल लोग थे, जो सेठ हुआ करते थे उस समय, ठीक है, जो साहूकार होते थे, जो सेठ होते थे, वो लोग क्या करते थे, लोगों का डिपॉजिट भी लेने लग गए प्रेशियस मेटल्स को, और लेंडिंग मनी टू द इंडिविजुअल।
ठीक है, लोन देने लग गए लोगों को अच्छे खासे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसी तरह से कौन दे लेंडिंग इंडिविजुअल फंक्शन एज द बैंकर्स ऑफ सेठ। ठीक है, ये काम होता था इंडिविजुअल्स का, बैंकर्स और सेठ का। ठीक है, आपको क्लियर है इतना कि विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग पीपल बिगेन टू डिपॉजिट। कौन पीपल? जो सेठ थे, जो बैंकर्स थे, वो क्या करने लगे, एज ए इंडिविजुअल एज अ बैंक रोल प्ले करते थे और लोगों का डिपॉजिट भी लेते थे, और वो उनको लोन भी दिया करता था ऑन अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखते फटाफट देखिए कि हुंडी कितने तरह की होती है। तो हुंडी बेसिकली आपकी दो तरह की हुंडी होती है। एक तो होती है दर्शनी, ठीक है, ये तो हो गई आपकी दर्शनी, और दूसरी होती थी मुद्दती। ये दो टाइप्स की हुंडी होती थी। दर्शनी मतलब जो दर्शन देते हैं तो दिखने पे, और मुद्दती जो एक टाइम फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो अब दर्शनी में आपके धनी जोग, धनी जोग क्या होता था? तो धनी जोग जो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, नो लाइबिलिटी हु रिसीव्ड। ठीक है, किसी को भी पेमेंट हो जाएगा, जो भी उसको लेके आएगा उसको पेमेंट करेक्ट, पेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, सहयोग, सहयोग क्या होता था? तो ये स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाती थी। ठीक है, इरिस्पेक्ट समवन रिस्पेक्टेबल, उसी के लिए होती थी। देन फरमान जोग, फरमान जोग मतलब आपके ऑर्डर से हुंडी किस पे बनाई जाती थी? किसी के ऑर्डर से, पेएबल टू ऑर्डर, पेएबल एज पर ऑर्डर। आप जिसको ऑर्डर करेंगे उसको ये पेमेंट हो जाएगा। और चौथी होती थी इसमें देखन हार। देखन हार मतलब जो प्रेजेंटर, जो बियरर, जो भी इसको लेके आएगा, जो भी प्रेजेंट करेगा, जो बियरर होगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। तो ये तो था दर्शनी। ठीक है, ये चार टाइप्स किसके थे? दर्शनी के थे। और दूसरी मुद्दती, मुद्दती मतलब मियादी, मुद्दत, फिक्स टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फिक्स टाइम। तो ये वो हुंडी थी जो उसको फिक्स टाइम पीरियड के बाद दिया जाता था। अब इसमें भी धानी जोग मतलब पेएबल टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को दी जा सकती है, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड। ऐसा कुछ नहीं था कि कौन रिसीव करेगा इसका पेमेंट, बट एक फिक्स टाइम के पीरियड के बाद किसी को भी ये पैसे मिल जाएंगे जो भी उसको लेके आएगा। फरमान जोग तो वही पेएबल और टू ऑर्डर। ठीक है, पेएबल किस पे होगा? आपके ऑर्डर पे होगा फिक्स टाइम के बाद। और जोखमी, जोखमी आपको जोखिम, जोखिम वर्ड समझ में आता है ना? जोखिम मतलब कोई डेंजर, तो जोखमी वर्ड लिया उसी से गया, डेंजर पे। मतलब एक तरह से ये इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा था। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, अगर माल वाल डूब गया तो फिर हमें पैसे मिल जाएंगे, बस उसी तरह से एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी। ठीक है, तो जोखमी नाम दिया गया था। और ये किसके लिए बनाए गए थे? तो ये बनाई जाती थी जब शिप से माल जाता था। ठीक है, उस पे ये हुंडीज बनाई जाती थी, मुद्दती। ड्रोन अगेंस्ट द डिस्पैच गुड्स। ठीक है, डिस्पैच गुड्स जो माल डिस्पैच हो रहा है उसके ऊपर होता था। इफ द गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, तो जो ड्रोवर है, होल्डर है जो, तो वो उसके पैसे देगा। तो जिस तरह से हम इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं ना आज, कि अगर माल लॉस हो गया या कहीं डूब गया तो हमें उसके पैसे मिलेंगे, उसी तरह से ये भी हुआ करती थी। ठीक है, होप इतना आपको समझ में आया। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अब मनी, देखो इतना हमें समझ में आया कि आज धीरे धीरे इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंडिजिनियस बैंकिंग, लोकल बैंकिंग सिस्टम हो गया। उस समय बैंक तो देखो हुआ नहीं करते थे। जैसे हमारे यहाँ आज एसबीआई है या एचडीएफसी, एक्सिस बैंक है, तो क्या उस समय बैंक होती थी? आज से कुछ 500,000 साल पहले? तो नहीं, उस समय ऐसा कोई बैंक होता नहीं था। बट हाँ, हुंडीज और कॉइन और इंडिविजुअल बैंकर, सेठ लोग हुआ करते थे, जो साहूकार होते थे, वो लोग होते थे जो एज अ बैंकर्स वर्क करते थे, या ऐसा बैंकर जो प्ले करते थे रोल। अब मनी, जैसे मनी बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग गुड्स, तो क्या हुआ? money become an instrument for supplying the manufacturer with the means of producing more goods। ठीक है, मनी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि जो जिससे वो क्योंकि मनी है, इसको स्टोर वैल्यू होते, तो वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे। और एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन में डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इससे भी जो डेवलपमेंट हुआ, ये भी एक मेन पार्ट बन गया लोगों की इकोनॉमिक लाइफ का। एंशियंट लाइफ, इवन टुडे भी, आज भी इंडियन इकोनॉमी तो ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हमारी। तो एग्रीकल्चर बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ये एक मेन पार्ट बन गया इकोनॉमिक लाइफ का। और इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ दो एक्टिविटी होती थी। देर आर अदर बिजनेस, अदर एक्टिविटीज टू। जैसे वीविंग हो गया, कॉटन वीविंग हो गया, डाइंग हो गया। ठीक है, फैब्रिक को डाई किया जाता था, क्ले पोट्स बनाए जाते थे, यूटेंसिल्स बनाए जाते थे, मेटल यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट चीजें बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनते थे। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री होती थी हमारी, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, मेजनरी वर्क हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे भी अलग अलग बिजनेस थे जो होते थे उस समय।
ठीक है, एंड दिस हेल्प टू जनरेट सरप्लस। ठीक है, अब जैसे देखो, इसको समझो कि जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा, लोगों का बिजनेस बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। अब बिजनेस बढ़ा तो उनके पास ज्यादा पैसा आने लग गया। ठीक है, जनरेटिंग सरप्लस। सरप्लस जनरेट हुआ मतलब अब उनके पास ज्यादा पैसा है, जितना उनको चाहिए, जितनी उनकी नीड्स है उससे ज्यादा। तो अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, उस चीज की सेविंग करेंगे। ज्यादा हो तो क्या करोगे, सेविंग करोगे। किस लिए सेविंग करोगे, कि आगे जाके इसका फिर से इन्वेस्टमेंट किया जा सके, फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो अब ये सेविंग किसके पास करते थे भाई, किसको डिपॉजिट करवाते थे, जो इंडिविजुअल बैंकर्स थे ना, ये उन पे डिपॉजिट करवाते थे। ठीक है, डेवलपमेंट, कारखाना, वर्कशॉप, ये डेवलप हुए। इससे भी लोगों ने इससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो डेवलप हुई। ट्रेंड आर्टिसंस होते थे जो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करते थे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा हिस्ट्री क्या थी, ट्रेड एंड कॉमर्स की दो इंपॉर्टेंट रूट पढ़े हमने, एक तो सिल्क रूट, एक स्पाइस रूट, मैरीटाइम रूट। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, इंडिविजुअल बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से डेवलप हुआ, कैसे कॉइन्स का, बार्टर सिस्टम से कॉइन्स बने, मेटल कॉइन्स का यूज होने लग गया। उसके बाद कॉइन्स रुपये आए, हुंडीज आई। ठीक है, हुंडी समझा, टाइप्स ऑफ हुंडी हमने समझा। ठीक है, होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राइज ऑफ इंटरमीडिएट। टिल देन stay connected, like, share and subscribe my video, and please comment in the comment box if you like my video and what you need more. Thank you.